बोलिए। हेलो एवरीवन, हम लोग आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे अभी समझ लीजिए कि उसमें एक ऐसा चीज़ जिसमें इक्वल टू का साइन जरूर हो। फिलहाल हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कुछ फॉर्म होगा। सबसे पहली बात क्या होगी कि उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी इक्वेशन में हम लोगों ने पावर 2 देखा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देंगे। चलिए उसको हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब ज़रा सोच के देखिए कि a का वैल्यू यदि हम लोग 0 कर देंगे तो इस a की जगह हम लोग 0 लिखेंगे, तो 0 इंटू x², ये पूरा ख़त्म। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब जो बचेगा वो तो हाईएस्ट पावर 1 बच जाएगा। इस वजह से क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। इसी कारण हम लोग एकदम इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि कोई हमसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया जाए तो हम लोग उनको बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन b या फिर c के साथ नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, a b c क्या हो सकता है? तो हमारा जो सिलेबस है वह सिलेबस रियल नंबर है, तो ये मेरा a b c यह जब भी होगा तो रियल नंबर होगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं। कभी कभी हम लोग किसी इक्वेशन में डायरेक्टली x का पावर 2 देखकर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानने की गलती कर लेते हैं। आइए इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग सोचेंगे और यह देखेंगे कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर वह इस फॉर्मेट पर आ रहा है या नहीं। अगर यह इस फॉर्मेट पर आ रहा होगा तब हम लोग कहेंगे हाँ हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं आ रहा होगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इस फॉर्मेट पर लाना है तो यहाँ पर ये कंडीशन पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों में से कुछ भी गायब हो जाए तो कोई पंगा नहीं है। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है x प्लस 3/x, एलसीएम लेंगे तो बनेगा x। देन आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर बनेगा ये x² प्लस 3 इज इक्वल टू x²। फाइनली यह मेरा बनेगा x² प्लस 3 इज इक्वल टू x³। आइए हम लोग इस पोर्शन पर बात करते हैं। इस पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको एक तरफ ले भी लिया जाए तो ये मेरा बनेगा x³ माइनस x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना आ गया? देखिए 3 आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए हाईएस्ट पावर होना चाहिए था 2। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस बिकम्स योर क्यूबिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है यह क्वाड्रेटिक नहीं है, यह मेरा क्या है? क्यूबिक है। आइए एक और दूसरे क्वेश्चन से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब जरा देखिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मन में ही सोचते हैं। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x² बनेगा, x² बनेगा तो ये वाला मेरा पोर्शन x⁴ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर तो प्लस 1 ही रह जाएगा। इस पूरे के नीचे x² चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 के नीचे 1 है तो 1 इसके साथ गुना होकर फाइनली बनाएगा क्या? x²। यहाँ हम लिखते हैं आपको याद रखने के लिए, बनाएगा x⁴
+1/x² इज इक्वल टू 2। आप भी कुछ ऐसा ही सोचे होंगे। अब इसको फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा x⁴ +1 इज इक्वल टू 2x²। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अगर इसको रीअरेंज करे या ना करे, इतना तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसका हाईएस्ट पावर कितना चला गया, 4 चला गया। तो इस तरह की इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल भी मेरा क्वाड्रेटिक का नहीं है। अच्छा यहाँ पर आइए, ये क्या है। अगर आपको डायरेक्टली सोचना है तो यह इक्वल टू साइन है, मीन्स हम इसको समझेंगे ये मेरा क्वाड्रेटिक है। लेकिन एक ऐसा क्वाड्रेटिक, या फिर इसको आप पहले अरेंज करोगे तो 2x², यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x² -7x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको देखा जाए और जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू c, 0 को देखा जाए। अच्छा एक बात रिकॉल कीजिए, ax² + bx + c, यहाँ पर कुछ कंडीशन था। क्या था कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए a का वैल्यू 0 इसको मत रटिए, या फिर इसको सोचिए कि x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब माइंड में रिकॉल कीजिए क्यों x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² का कॉफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरा जो टर्म है ये कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैच करते हैं। अगर हम इस पोर्शन को, ये पोर्शन कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ मैच करते हैं तो हमें पता चलता है a की जगह 2 आया, चलो 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह -7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं है। याद कीजिए क्या बात था, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। इस वजह से ये एग्जाम्पल नहीं था क्वाड्रेटिक का, ये एग्जाम्पल नहीं था क्वाड्रेटिक का, और ये एग्जाम्पल मेरा क्वाड्रेटिक का है। अच्छा आते हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को पोलिनोमियल, ठीक है। तो वहाँ पर एक पढ़े थे कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। इनकेस अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा भी इतना ही जानिए कि वेरिएबल का पावर हमेशा सिंपल भाषा में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तो x² है, x² है, मीन्स कोई भी कम जानेंगे या फिर थोड़ा सा नॉलेज होने के लिए कहेंगे नहीं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सर ने बताया था कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर x का पावर 1/2, यहाँ पर x का पावर 2, और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पर x का कॉफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म है तो कह देंगे पावर 0, ठीक। लेकिन पोलिनोमियल में हम लोग जान चुके हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि x का पावर हमेशा साधारण भाषा में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर मेरा पावर 1/2 है। ये मेरा पोलिनोमियल ही नहीं है, इसी वजह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब याद कीजिए, स्टार्टिंग में बोले थे इक्वल टू को फिलहाल इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो उसे अभी स्टार्टिंग फेज में समझने के लिए है, उसको पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा तब इक्वल टू 0 या समथिंग करेंगे तब वह मेरा इक्वेशन कहलाएगा। फिलहाल हम लोग को इतना ही याद रखना है कि वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, और वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अरे तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। दैट्स ऑल, बात खत्म, ठीक है। ये एक कांस्टेंट टर्म है, पावर कांस्टेंट टर्म नहीं, एक कांस्टेंट टर्म प्लस सीट होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये सब समझ में आ गया। अच्छा एक हम क्वेश्चन अपने मन से यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ले रहे हैं x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि ये जो हमने लिखा है अभी ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर x² देख रहे हैं, मतलब इसका कॉफिशिएंट 1, यहाँ पर x देख रहे हैं, इसका कॉफिशिएंट 5, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं -6, मतलब कांस्टेंट है 6। अच्छा अब सोचिए तो यहाँ पर x का ऐसा क्या वैल्यू रख दे, ठीक है,
जिसके लिए इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाए, मीन्स इतना पार्ट का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ये जो भी वैल्यू आएगा, सपोज करो एक वैल्यू आ गया अल्फा और एक वैल्यू आ गया बीटा। आप कहेगा सर दो ही वैल्यू क्यों लिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो x का वैसा वैसा दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर क्यूबिक है तो x का हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो वह x का 3 वैल्यू आएगा। अब देखिए हमने एक वैल्यू को अल्फा माना, इसका मतलब यह हुआ कि x की जगह अल्फा लिख दे, यहाँ भी x की जगह अल्फा लिख दे और इस पोर्शन को सॉल्व करे, इस पोर्शन को सॉल्व करे, तो हमारा जो आंसर होगा वह जीरो आएगा, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। उसी तरह अगर x की जगह बीटा लिख दे तो यहाँ बीटा स्क्वायर बनेगा प्लस 5 बीटा बनेगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर वह जीरो आ रहा है तो x का वैल्यू अल्फा, x का वैल्यू बीटा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। और x को हम लोग जीरोज कहते हैं या रूट्स कहते हैं, ठीक है। दोनों लगभग एक ही चीज़ है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग रूट्स कह देते हैं और यहाँ पर उसको जीरोज का, देखिए जीरोज कहते हैं, गौर कीजिएगा, जीरोज। तो एक बात सोचिए, तो जीरो जिसको अपनी तरफ से सोचते हैं, वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो कर देता हो, याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या करता हो, जीरो कर देता हो। जनरली इक्वल टू के पास हमारे पास जीरो ही रहता है, इसी वजह से हम इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जीरोज का मतलब इतना होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओरिजिनल बात क्या, कि वह किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल में लेके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब जरा सोचिए कि पहला फर्स्ट कॉल करेंगे, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइंड में सोचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ पर a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ax स्क्वायर बोलते हैं मतलब a का वैल्यू 1, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 तो ठीक, b का वैल्यू -11, c का वैल्यू 30 और ए बी सी मेरा रियल नंबर होता है, तो यहाँ पर 1 -11 30 ये सब क्या है, मेरा रियल नंबर है। अच्छा x का पावर पॉजिटिव इंटीजर ही है, इसी का नहीं पॉलिनोमियल से इक्वेशन बना होगा, कुछ नहीं सोचना है। आइए किसी तरह से अभी हम बताएंगे कैसे उसको निकालते हैं। हम जान गए कि यहाँ पर यदि हम x का वैल्यू 6 ले लें या फिर x का वैल्यू 5 ले लें, कौन कौन सा वैल्यू, 6 ले ले या 5 ले ले, तो यह मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तब हम x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 5 को इसका जीरोज कहेंगे, ठीक है। आइए इसको रफली करते हैं, x की जगह 6 माइनस 11 इंटू 6 प्लस 30, ठीक है। इसका वैल्यू कितना नहीं चाहिए, टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू आना चाहिए जीरो। इधर हो गया 36 माइनस 66 प्लस 30। अब देखिए ऐसी गलती मत कीजिएगा कि दोनों को पहले घटाते, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे, 36 प्लस 30 बिकम 66, इन टोटल 66 माइनस 66 इज इक्वल टू जीरो। देखिए तो इक्वेशन में भी इक्वल टू जीरो था, राइट हैंड साइड हमने x का अभी सिर्फ एक ही वैल्यू चेक किए हैं, सिर्फ 6 को चेक किए, यहाँ पर हमको जीरो आ गया। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि x का वैल्यू 6 जो है वह मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो है, ठीक है। अच्छा हाईएस्ट पावर 2 है, इसका 2 गो होना चाहिए, 2 जीरोज होना चाहिए। आइए हम लोग दूसरा जीरो का क्वेश्चन, दूसरा जीरो खोजने के लिए क्या करना है, अभी तो हम कहें कि आप मान लीजिए कि एक 6 एक 5, चलिए 5 पर चेक करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5 प्लस 30, 5 स्क्वायर बिकम्स 25 माइनस 55 प्लस 30, सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 25 55 में से 55 गया जीरो, यहाँ पर भी तुम्हारे पास जीरो है।
कहने का मतलब हाँ, ये x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 5, यह दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब यह दोनों वैल्यू यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यह दोनों वैल्यू इस इक्वेशन का जीरोज है। आम बोलचाल की भाषा में यह दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को जीरो कर रहा है। इक्वेशन को जीरो करने का मतलब इक्वेशन के वैल्यू को जीरो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो सर ऐसा क्या है, 1 भी कर सकता है। आइए 1 पर चेक करते हैं। अगर कोई आदमी कहेगा एट रैंडम सर 1 पे चेक कीजिए, तो 1 की जगह 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस 30 इज इक्वल टू, चेक करेंगे 1 माइनस 11 प्लस 30 इक्वल टू 31 माइनस 11 इज इक्वल टू 20। ऐसा आएगा ना। देखिए हम यहाँ तो आ गया 20, यहाँ पर है 0, इसका मतलब क्या LHS इज इक्वल टू RHS हुआ? नहीं ना हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू जो 1 है वह इस इक्वेशन का जीरोज नहीं है, कोई और इक्वेशन का हो सकता है, इस इक्वेशन का जीरोज नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में, या फिर अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पहली बात पढ़े। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू नहीं 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अच्छा, जहाँ पे a का वैल्यू नहीं 0 और a b c रियल नंबर b c में से जिसको जाना है जा सकता है। एक चीज़ और अभी ध्यान में रखना है कि हमारा जो x का जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, हालांकि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग यह जाने कि पहले चेक करके बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और जीरोज किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइए। कमेंट हम पढ़ने के बाद आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो फिर बना देंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके, बाय बाय।